अगला चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, पिछला मॉड्यूल पूरा कर लेना है ये पिछले चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियाई होता क्या है? न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल इज न्यूक्लियाई। ठीक है, तो मल्टीपल न्यूक्लियस जहां लिखा हो वहां पे क्या लिखेंगे? न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है सबको पता है ना? तो एटम के सेंटर में जहां पे सारा का सारा मास होता है, लगभग सारा मास। ठीक है, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली द एंटायर मास of atom is concentrated in a very small space called the nucleus of atom। ठीक है, एटम का न्यूक्लियस क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे सारा का सारा मास एटम का कंसंट्रेटेड होता है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पे होता है। ठीक है ना? द न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके अंदर क्या क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ध्यान रखें, न्यूक्लियस के जो अंदर है वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो आगे चल के पूछे कि न्यूक्लियॉन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है? तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियस का कोई भी हिस्सा, जैसे कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, जैसे तुम सबको मिला के क्या कहा जाएगा? स्टूडेंट्स। कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है ना, मिला के स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही कुछ प्रोटॉन कुछ न्यूट्रॉन और मिला के न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस। अच्छा, कोई भी एटम कौन से एलिमेंट का है ये कैसे पता चलता है? एटॉमिक नंबर से, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो अगर उसके अंदर 10 प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली उसके अंदर नेचुरली कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है, अगर किसी के अंदर 15 प्रोटॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? 15 प्रोटॉन्स है तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स अगर फिक्स हो जाते हैं ऑर्बिट्स में, कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिक्स हो जाती है। तो बेसिकली एलिमेंट कौन डिसाइड कर रहा है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स विल डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल हेंस डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट। सही है, तो प्रोटॉन्स बहुत जरूरी है। सही है, तो एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z मतलब नंबर ऑफ, Z मतलब प्रोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ, अरे Z एटॉमिक नंबर Z, प्रोटॉन एक ही बात है। सही है, याद रहेगी बात। एक्टिव हो ना, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हो। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं अभी। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जोड़ दो, क्या बनेगा? मास नंबर बनेगा। सही है, मान लो कि हीलियम है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 और मास नंबर 4। सही है, याद रहेगी बात। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर। सही है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो इसमें से इसको घटा दो। बोलो मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो कैपिटल A से। तो टोटल, और ये प्रोटॉन, तो बोलो A माइनस Z करके क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे? A माइनस Z। सही है, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको क्या कहते हैं? उनके सम को क्या कहते हैं? इट इज द मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय A ऑफ द एलिमेंट। सही है, एलिमेंट कौन है ये डिसाइड करेगा Z। टोटल मास कितना है ये मास नंबर डिसाइड करेगा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके डिसाइड करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सही है, अच्छा, न्यूक्लियर साइज मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन समझते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे किसी न्यूक्लियस के अंदर उतना ही बड़ा वो होता चला जाएगा। सही है, लेकिन रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा, स्क्वायर रिलेशन होगा, रूट रिलेशन होगा, या 1/3 पावर का रिलेशन होगा, है ना, क्यूब रूट रिलेशन। ठीक है, तो नंबर, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली बात है, रेडियस पता चल गई तो सब पता चल गया उसको साइज के बारे में। तो बोलो द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस R is directly proportional to
ए की पावर 1/3, ए इज मास नंबर, तो मास नंबर की पावर 1/3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। आर ऑब्वियसली बात है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, क्या लगेगा आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 10 की पावर -15, इट इज द एम्पेरिकल कांस्टेंट, सही है। आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, व्हाट इज द साइज या फिर व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, सही बात है। अगर अच्छा किसी का अगर मास नंबर 8 है, ठीक है, बोलो उसकी रेडियस क्या होगी, 2.4 10 की पावर -15, सही है ना, क्योंकि 8 हो गया तो 8 की पावर 1/3 2 इंटू आर नॉट, यानी कि 2 इंटू दिस 2.4 इंटू 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 क्या होता है, फेम्टो, सही है ना, तो 1.2 फेम्टोमीटर कर लोगे याद, बिल्कुल सिंपल है। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब पता है सबको, क्या होता है डेंसिटी का मतलब, it is independent of mass number and therefore same for all nuclei. Rho is the mass of the nucleus divided by volume of the nucleus, ठीक है। तो मास कैसे निकालेंगे बोलो, मास m मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वो 3 ऊपर चला गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। वेयर m इज एवरेज मास ऑफ, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ये तो हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे बोलो, 3 एज इट इज, मास ऑफ न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है, एक का मास इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, सही है। या फिर इस n की जगह आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब, आर नॉट नहीं आना चाहिए था, आर क्यूब आना चाहिए, ठीक है। अब बोलो आर की जगह, ठीक है, फिर तो ये आर क्या होता है बोलो, रेडियस, और रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, तो क्यूब हो जाएगा इसका, बोलो क्या आएगा 3am डिवाइड बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब, ए की पावर 1/3 का क्यूब, सही है, तो ये a बन जाएगा, सही है। तो 3m बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब, सही है। ऑब्वियसली जो फॉर्मूला बना है 3 इंटू एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन डिवाइड बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब, इसमें कहीं पे भी a नहीं आता है, यानी कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड देयरफॉर सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, सही है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। हाँ तो ये ठीक है, अब ये ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट किसको हम यूनिट मानते हैं, जो प्रोटॉन का मास हम कह देते हैं वो एक्चुअली प्रोटॉन का मास कौन सा मास है, कि हमने कैसे माना कि अच्छा इसका मास है, एक हाइड्रोजन के प्रोटॉन को हमने यूनिट माना है या किसी और चीज को माना है, तो बोलो जो कार्बन है विच इज ऑब्वियसली वेरी अबंडेंट इन यूनिवर्स, तो जो C12 है इसके अंदर, बोलो C12 मतलब कितने वो है इसके अंदर, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, 6, तो बोलो 12 है ना, तो एक का मास कितना होगा, इसके मास का 1/12, सही है, उसको हमने यूनिट मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, ओके। तो C12 कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है इसका 1/12 मास किया, वो है हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट, सही है बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं AMU, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, कौन सा कार्बन, C12 वाला, ठीक है ना, 12 होता है, एक 14 वाला भी होता है ना, ठीक है। इट इज एब्रीविएटेड एज AMU, इसको कैसे लिखा जाता है, AMU करके लिखा जाता है, ठीक है ना, जितने मास होगा उतना ही AMU लिख देंगे, 5 AMU,
ठीक है, 10 AMU, 12 AMU, 15 AMU, एंड ऑफन डिनोटेड बाय U, और इसको कभी कभी और भी क्या लिख देते हैं, U भी लिख देते हैं। ठीक है, U मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास, सही है, U मतलब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास होता है। 10 1 AMU इज इक्वल टू, बोलो कितना, 1.992678 इंटू 10 की पावर -26 kg डिवाइड बाय 12। ये क्या है, कार्बन 12 वाले का मास हो गया, एक एटम का, ठीक है, डिवाइड बाय 12 कर दिया तो ये क्या जाएगा हमारे पास, 1 AMU, विच इज 1.6 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, ये जो किलोग्राम में मास आया है, इसको मैंने ये क्या लिख दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास है इधर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी होती है, तो मास को मैंने एनर्जी से कैसे कंपेयर कर दिया भाई, मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, जो बड़ी फेमस थ्योरम होती है, फेमस इक्वेशन होती है, सॉरी, E इक्वल टू MC स्क्वायर। ये जो E इक्वल टू MC स्क्वायर है, ये एक्चुअली आई कहां से है, आइंस्टाइन ने दी थी। इसमें बोला गया था कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है एक चीज, क्या, कि मास जो है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और इतना मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, इतना मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कितनी एनर्जी निकलेगी, जो डिस्ट्रॉय हुआ मास है इंटू C स्क्वायर करके हम एनर्जी निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। तो जो एनर्जी आई है, ठीक है ना, अगर मैं इतना मास डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कोई दिक्कत, तो इतना मास डिस्ट्रॉय करोगे तो इतना होगा। अब मान लो 1 ग्राम मास डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, सही है ना। अच्छा, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, अगर एक इलेक्ट्रॉन मास को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, इलेक्ट्रॉन के बराबर मास मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एनर्जी कितनी निकलेगी, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी वहां पे निकलेगी। कोई भी दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो अगर एक प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय किया तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय किया तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग मास वाले अकरिंग एलिमेंट्स जो है, ठीक है ना, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि उनके अंदर प्रोटॉन सेम है, लेकिन उनका जो टोटल मास है वो क्या है, अलग, क्योंकि उनके अंदर क्या है, अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सही है, पढ़ा भी हुआ है ये हमने, है ना, केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है सिर्फ, टोटल मास 1 ही होगा। इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, इसके अंदर एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास 3 होता है इसका, ठीक है। ड्यूट्रियम 2 मास वाला, ट्रीटियम 3 मास वाला, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है, जिनका मास क्या है, सेम, या जिनका मास नंबर क्या है, सेम, आर कॉल्ड, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट एलिमेंट हो गया तो ऑब्वियसली डिफरेंट एटॉमिक नंबर अपने आप ही हो गया, है ना, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन में ट्रीटियम होता है, ऐसे ही हीलियम का भी एक आइसोटोप वो होता है, आइसोटोप जिसका मास कितना होता है, 3। तो बोलो ये अलग अलग एलिमेंट है लेकिन इनका मास क्या है, सेम, सही है। सोडियम का और नियोन का, ठीक है, यहाँ पे 11 आएगा, सोडियम है तो 11 आएगा ना, ठीक है। सोडियम का एक आइसोटोप होता है जिसका 22 मास होता है, और नियोन का मास भी कितना होता है, 22। तो ये दोनों का मास सेम है, अलग अलग एलिमेंट है, तो इनको हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स है, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, एंड डिफरेंट मास नंबर बट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, दे आर आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास, आइसोबार सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
दोनों अलग होते हैं, मास नंबर भी अलग होता है, एटॉमिक नंबर भी अलग होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास में से उसको निकाल हटा देते हैं, प्रोटॉन्स को हटाते हैं ना एटॉमिक नंबर को। तो बोलिए जैसे, हाँ ये क्या है, हाइड्रोजन ट्रिटियम वाला है। ठीक है, बोलो 3 इसका मास है, 1 इसमें प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। हीलियम में 2 और 4 वाला होता है, 4 टोटल होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2, है ना। ऐसे ही कार्बन हो गया, ऐसे ही ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, बट डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है भाई, जैसे कि भैया ऑक्सीजन ही मान लो, ऑक्सीजन 8 है और एक 16 है, तो बोलो दोनों का क्या है, सेम मास नंबर है और सेम एटॉमिक नंबर है। लेकिन एक दूसरा ऑक्सीजन होगा जिसके पास क्या होंगी, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, जो क्या कर रहा होगा, न्यूट्रॉन्स वगैरह अपने न्यूक्लियस से एमिट कर रहा होगा। सही है, क्लियर है बात। तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, है ना। क्या था वो, बोलो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स जो कहां लगती है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है। देखो ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है इस चैप्टर का, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। न्यूक्लियर फोर्स होती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाली फोर्स। सही है, प्रोटॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होगी, रिपेल करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि उनके बीच में क्या लग रही है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के कारण वो चिपके हुए हैं एक दूसरे से। बहुत ही छोटे से एरिया में, छोटे से स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन दबे हुए, चिपके हुए हैं, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है, तो इट इज नॉट ग्रेविटेशनल, इट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ कहां लगती है, न्यूक्लियस के अंदर लगती है, और कहीं नहीं लगती है। सही है, आपके मेरे बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहां लगती है, ये न्यूक्लियस के अंदर लगती है, न्यूक्लियस के बीच में लगती है। द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस और एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियन के बीच में लगेगी और सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगी, न्यूक्लियस के अंदर लगेगी। न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर। इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स दुनिया में और कोई नहीं है, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है इससे स्ट्रॉन्ग, ना ग्रेविटेशनल, किसी भी तरह की नहीं। ठीक है, इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स। ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स है तभी तो न्यूक्लियस चिपका हुआ है, नहीं तो प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भाग जाते हैं। सही बात है, और ये क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगती है, यानी कि ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या भैया, ये शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस तक लगती है, एक प्रोटॉन से दूसरे 2 4 5 प्रोटॉन तक लगेगी, बस उसके आगे ये नहीं लगेगी। सही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी ये नहीं लगती, मतलब इतना डिस्टेंस भी नहीं कवर होती। ठीक है, अच्छा हाँ, इट इज नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ना ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगती है ये, और ना ही ये कंजर्वेटिव होती है, मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ। ठीक है, सॉरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो डिपेंडेंट ऑन पाथ है। ठीक है, इट इज नीदर ग्रेविटेशनल नॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ना ये ग्रेविटेशनल है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी उतनी फोर्स होगी और प्रोटॉन प्रोटॉन में भी उतनी ही फोर्स होगी न्यूक्लियर। ठीक है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इट इज 100 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितने टाइम्स है भाई, 100 टाइम्स, और 10 की पावर 38 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने ज्यादा है, 10 की पावर 38 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू युकावा, ये कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियन ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मीजॉन पार्टिकल्स। ये नई थ्योरी है कि भैया उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि वो क्या करते रहते हैं, मीजॉन पार्टिकल का एक्सचेंज करते रहते हैं। हमारे सिलेबस के बाहर की चीजें बस लिखवा दी। ठीक है, मास डिफेक्ट, मैंने आपको क्या कहा कि भैया जहां मास का लॉस हो जाएगा वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, है ना। अब मुझे बताओ कि न्यूक्लियर फोर्स के कारण, न्यूक्लियर फोर्स के कारण, ध्यान से सुनना है बहुत, न्यूक्लियर फोर्स के कारण न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। सही बात है ना, चिपके हुए हैं ना। अगर मैं उनको दूर दूर करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। बोलो भाई, एक न्यूक्लियस है, स्टेबल है, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगी हुई है, अट्रैक्टिव फोर्स है।
अब बताओ, अगर मैं उसके सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना चाहता हूं, इंफिनिटी पे भेजना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? इसका मतलब यह हुआ कि जब न्यूक्लियस बना था तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी तो वो एक स्टेबल सिस्टम है। बोलो भाई, स्टेबल सिस्टम है ना न्यूक्लियस, उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जब न्यूक्लियस बना था तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, वही जो एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी अगर मैं दे दूंगा न्यूक्लियस को, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि न्यूक्लियस को जो बाइंड करने वाली एनर्जी, बांध के रखने वाली एनर्जी है, वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। और ये क्या है? जब न्यूक्लियस बना था तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी, अब उसको तोड़ना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो अलग हो पाएंगे। सही है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब न्यूक्लियस बना था, न्यूक्लियस बना था तब क्या हुआ था? एनर्जी रिलीज हुई थी। एनर्जी रिलीज क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ थोड़ा सा मास डिस्ट्रॉय हो गया होगा। सही है? थोड़ा सा मास जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके कारण एनर्जी रिलीज हो गई और न्यूक्लियस क्या हो गया? बेसिकली स्टेबल हो गया। ठीक है, याद रखने के लिए है ये बस। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आएगा आगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आएगा, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब मान लो कि भैया एक प्रोटॉन का मास होता है x, एक न्यूट्रॉन का मास होता है y। सही है? तो बोलो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? बोलो, z टाइम्स x, ये प्रोटॉन्स का मास हो गया, प्लस एक न्यूट्रॉन का ये है a माइनस जेड टाइम्स दिस। सही बात है? कोई दिक्कत है इसमें? ये तो इतना मास तो होना चाहिए, लेकिन इतना मास होता नहीं है, इससे थोड़ा कम होता है, इससे थोड़ा कम होता है। तो बोलो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? इतना होना चाहिए माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। ये मेरा क्या आ गया? मास डिफेक्ट आ गया। मतलब इतना चेंज है, इतना मास का लॉस हो गया है, दिस इज द डिफेक्ट इन मास। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बोलो प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास, तो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन के मासेस का सम, डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास, इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड मास माइनस रियल मास। ठीक है, तो बोलो यहां पे क्या आएगा? Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? Z, प्लस A माइनस Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस M, कैपिटल N लिखना है यहां पे। ठीक है, कैपिटल N है ये, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस, सो दिस इज द मास डिफेक्ट। कोई दिक्कत है इसमें? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो क्या करती है? न्यूक्लियस को बांध के रखती है। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स अप टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। भैया देखो, न्यूक्लियॉन्स क्या है? बंधे हुए हैं, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि वो क्या है? एक स्टेबल सिस्टम है। स्टेबल सिस्टम कब बनता है? जब एनर्जी रिलीज होती है। अगर स्टेबल सिस्टम को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि स्टेबल सिस्टम जब बना होगा तब एनर्जी रिलीज हुई होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सही है ना? इतनी एनर्जी, मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए टू सेपरेट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहां? कितने डिस्टेंस तक? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये रहा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है ना भाई? एक न्यूक्लियन पे कितनी बाइंडिंग एनर्जी है? सही है ना? देखिए तो पर न्यूक्लियन क्लास में 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हर बच्चे को कितना मिलेगा? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतनी बाइंडिंग एनर्जी है पूरे न्यूक्लियस में। तो एक न्यूक्लियन को कितनी मिली? डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सही है? ये बेसिकली हमको क्या आइडिया देता है? ये हमको आइडिया देता है, ये जो क्वांटिटी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हमको आइडिया देता है कि कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। सही है? अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए कि
जब दो चीजें कंबाइन करती है, मान लो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जब आया, कंबाइन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेबल सिस्टम ही बना रहे हैं, न्यूक्लियस है, स्टेबल सिस्टम है, और स्टेबल सिस्टम बनाया तो उन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज की होगी। अब इमेजिन करो कि दो जनों ने मिलकर एनर्जी रिलीज कर दी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज कर दी, ठीक है। अब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और आ गए, तो बोलो क्या ये बड़ा न्यूक्लियस नहीं हो गया, है ना? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है, तो बोलो टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ऑन एन एवरेज जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पर न्यूक्लियन हमको देखनी पड़ेगी, सही है। ओवरऑल जो स्टेबिलिटी का आइडिया है वो किससे निकालेंगे हम, टोटल बाइंडिंग एनर्जी से नहीं निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से निकालेंगे कि हर एक न्यूक्लियन कितना स्टेबल है एटम के अंदर। जैसे आयरन की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि आयरन का न्यूक्लियस एक्चुअली सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यूरेनियम में बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी है, देखो अब मान लो वहां पे 235 238 न्यूक्लियॉन्स है, सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को इंफिनिटी पे लेके जाना है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि पर न्यूक्लियन जो एनर्जी है उसकी वो क्या है, कम है। सही है ना बात, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी उसका न्यूक्लियस ओवरऑल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, पर न्यूक्लियन वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। वही हमें स्टेबिलिटी का आइडिया देगी, ठीक है। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई, जो मास लॉस हो गया था ना, जो मास लॉस हो गया तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हो गई तो क्या हुआ, बोलो सिस्टम स्टेबल बन गया, ठीक है। तो बोलो बाइंडिंग एनर्जी इट इज Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स टाइम्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये तो वो हो गया जो मास खत्म हो गया है ना, इतना होना चाहिए था, इतना मिला, तो बोलो डिफेक्ट आ गया ना कुछ, into c square, this is the total energy released during the formation of nucleus, है ना। बिग बैंग हुआ, इतने टाइम के बाद न्यूक्लियस स्टेबल हो गया, है ना, एटम स्टेबल हो गया, हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करने लग गया। तो जब न्यूक्लियस बना था तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी, सही है। इतना होना चाहिए था, माइनस इतना है, तो जो डिफेक्ट है वही एनर्जी रिलीज हुई, और वही क्या बनेगी, बाइंडिंग एनर्जी, सही है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, अब पैकिंग फ्रैक्शन हमको आइडिया देता है कि कितनी कम जगह में कितना ज्यादा मास थोक के रखा हुआ, कितने अच्छे से वो एडजस्ट हो रखा है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो बोलो P इज इक्वल टू एग्जैक्ट न्यूक्लियर मास माइनस मास नंबर बाय मास नंबर। सोच के देखो, एग्जैक्ट न्यूक्लियर मास माइनस मास नंबर बाय मास नंबर, याद कर लोगे इसको, ठीक है। द लार्जर द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रिक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। जितने आसानी से, जितनी कम जगह में बहुत इजीली पैक हुआ होगा न्यूक्लियस, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। एक चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट करके, एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन वहां आता है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया। पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, हाँ ये हो गया। द न्यूक्लियाई कंटेनिंग, देखो, द न्यूक्लियाई कंटेनिंग even number of protons and even number of neutrons are most stable, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन नंबर में होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। द न्यूक्लियाई कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोस्ट अनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल, ओके, कर लोगे, ठीक है, सही है। मतलब जोड़े जोड़ा बनेगा ना जहां पे, वो ज्यादा स्टेबल, जहां पे जोड़े जोड़े नहीं बनेंगे वो अनस्टेबल, ठीक है ना। क्योंकि जहां पे जोड़े नहीं बन रहे वहां पे एक जना बच जाता है, ऑड नंबर है, तो बोलो एक जो बच गया वो जाकर सबकी लड़ाई करवाएगा कि मेरे को किसी ने अपने जोड़े में नहीं लिया तो मैं सबकी लड़ाई करवाऊंगा, ऐसे समझ में आया ना। याद करना है, याद करने का तरीका है। न्यूक्लियस साइज डिटर्मिनेशन, ठीक है, न्यूक्लियस साइज डिटर्मिनेशन हम करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है, सब कुछ याद होना चाहिए। ट्राई टू कम अ लिटिल बिट अर्ली इन द क्लास, ठीक है, थोड़ा और जल्दी आने की कोशिश किया करो।